नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 1। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हिंदी और इंग्लिश के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा जो यह सीरीज आगे कुछ वीडियोस में आएंगे, यह हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर होंगे और हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स अपने आप में बहुत ही लेंथी टॉपिक है। इसमें कई सारे साइंटिस्टों के वर्क, कई सारे साइंटिस्ट के बारे में भी बताए जाएंगे। यह टॉपिक बहुत ही लेंथी और बहुत ही वॉल्यूमिनस होने वाला है। इस वजह से मैंने इस सारे टॉपिक को 6 भाग में, 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम फेमस वर्कर, जो भी जेनेटिक्स के फेमस वर्कर है, रिसर्चर है, उनके बारे में जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। पार्ट 2 में 1916 तक के जितने भी जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट रिसर्च वर्क हुए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। पार्ट 3 में 1917 से 1946 के बीच में जो भी वर्क किए गए हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पार्ट 4 में 1947 से 1968 के बीच में जो भी कार्य किए गए हैं जेनेटिक्स फील्ड में उनके बारे में डिस्कशन करूँगा। पार्ट 5 में 1969 से अब तक के जो भी रिसर्च हुए हैं, महत्वपूर्ण रिसर्च हुए हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। और पार्ट 6 में जेनेटिक्स फील्ड से जुड़े हुए जो भी नोबेल लॉरिएट्स हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, उन साइंटिस्टों के बारे में चर्चा की जाएगी और उन्होंने किस फील्ड में काम किया उस वर्क के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे सीरीज को 6 भाग में बांटा है और मैंने कोशिश किया है कि हर एक वर्क को, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, सिग्निफिकेंट वर्क है, उसे इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए और जो भी बड़े ग्रेट साइंटिस्ट जेनेटिक्स फील्ड के हैं उन सभी साइंटिस्टों के बारे में भी बताया जाए कि उन्होंने क्या कार्य किया है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और इन जानकारियों को खुद भी जानें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने जेनेटिक्स के फील्ड में अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर का। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम यदि नेचर में देखें, हम अपने घर से बाहर जैसे निकलते हैं तो हम पाते हैं कि या तो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी हर 2 प्लांट या 2 एनिमल्स या लिविंग बीइंग आपस में सिमिलर नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको वेरिएशन देखने में मिलेगा। इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी आपस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो जनरली आप पाएंगे कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ विषमताएं होंगी, डिसिमिलरिटीज़ होंगी और कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। तो शुरू से ही इस ओर ह्यूमन बीइंग का हमेशा ध्यान गया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से 2 इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ समानताएं भी मिलती हैं। यदि वो आपस में रिलेटेड है, एक फैमिली के अंदर है, तो कुछ समानताएं भी मिलती हैं और उनके बीच में काफ़ी सारी विषमताएं भी मिलती है। तो आखिर क्या उसकी वजह क्या है, आखिर किस कारण से इंडिविजुअल्स के बीच में समानताएं और विषमताएं मिलती हैं। तो यह सारी जो स्टडीज़ होती है, यह जेनेटिक्स के अंदर, हम जेनेटिक्स के अंदर ही इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। All this is a matter of study in the subject of genetics, which can be in this context as a study of heredity and variation in the living world. तो इस लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या वेरिएशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो हम जनरली जेनेटिक्स के अंदर डील करते हैं। तो जो जेनेटिक्स की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले जो यह टर्म दिया गया, यह टर्म जेनेटिक्स जो कि ग्रीक वर्ड जेन से बना हुआ है, इस टर्म को सबसे पहले
विलियम बैटसन ने 1906 में यह टर्म को क्वाइंड किया। इस टर्म को सबसे पहले देने वाले थे, साइंटिस्ट का नाम था बैटसन, और यह जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन के तरीके से इसे पूछा जाता है कि टर्म जेनेटिक्स इज़ गिवन बाय या क्वाइंड बाय, टर्म्ड बाय, तो बैटसन ने दिया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटी डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी, हाउएवर द कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसफर्ड एज सच। जैसा कि हमें मालूम है कि कैरेक्टर अपने आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट्स से प्रोजेनी में अपने आप तो जाता नहीं है। वह कुछ तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट जनरेशन से प्रोजेनी जनरेशन में ट्रेवल्स करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो उसके बारे में हम जेनेटिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल which is transferred, and this genetic material is responsible for the development of various biological sciences which deals with the transmission of genetic material between generations। तो किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले तो यह मालूम नहीं था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कैरेक्टर एक जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसके प्रोजेनी भी बहुत हद तक उस जैसे ही दिखते हैं। तो यह काफ़ी शुरुआत से ही यह काफ़ी रोचक लगा लोगों को। इसके बारे में शुरुआत से ही लोगों की जागरूकता रही कि पता लगाए कि आखिर कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, कौन सा ऐसा चीज़ बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से यह सिमिलरिटीज़, इंडिविजुअल्स फैमिली के अंदर सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। तो कुछ तो साइंटिस्टों को ऐसा था कि कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि आखिर वह कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, क्या है वो, है ना, लिपिड है, क्या है वो, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। शुरुआत से ही लोग इस बारे में कार्य करते रहे। तो इस दिशा में सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने 400 BC में बोला था। तो ये शुरुआत में सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने कुछ कहा। वह ग्रीक फिलोसोफर थे। ही बिलीव्ड दैट द रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स कम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दैट द कैरेक्टर आर डायरेक्टली हैंडेड डाउन टू द प्रोजेनी। हिप्पोक्रेट्स का मानना था कि जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है वह शरीर के हर एक भाग से जाता है। जैसे हमारा स्किन है, वह एक कुछ रिप्रोडक्टिव मटेरियल, कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करता है दूसरे जनरेशन में। किडनी है, हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स अपना कुछ हिस्सा आगे के जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ये हिप्पोक्रेट्स का मानना था, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर विलियम हार्वे ने इन 1651 William Harvey speculated that living things originate from eggs, male semen only plays a vitalizing role। तो विलियम हार्वे का कहना था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं इस दुनिया में, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनेट होते हैं, वह एग के जरिए, वह ओवम जो है वो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और जो मेल के जो सीमेन होते हैं उसमें सिर्फ कुछ एक पोषक तत्व होते हैं जो कि वाइटलाइजिंग रोल होते हैं, उसको पोषण देते हैं। ऐसा मानना था हार्वे का। हम जानते हैं कि ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। आर डी ग्राफ इन 1657 ऑब्जर्व दैट द ऑफस्प्रिंग showed characteristic of father as well as mother, so sperm is not the sole cause of heredity, hence both the parents transmit agents of heredity। आर.डी. ग्राफ का मानना था कि जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उसमें फादर और मदर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस वजह से हम यह नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ ओवम एक नए जीवन की उत्पत्ति में मददगार होते हैं, या फिर सिर्फ स्पर्म ही नया जीवन को क्रिएट नहीं करता है। उनका मानना था कि मदर और फादर
दोनों के अंदर ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है और दोनों का योगदान होता है नए जीवन के बनाए जाने में। एंटनी वॉन लेवनहॉक बिलीव दैट many organisms, especially small primitive one, could arise spontaneously from various combination of decaying matter। तो लिवेनहॉक का मानना था कि जो नए कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से भी जो प्रिमिटिव टाइप के, जो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही डिकेइंग मैटर में खुद ही उत्पत्ति हो जाता है। इनका मानना था कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति डिकेइंग मटेरियल से अपने आप हो जाता है, जो कि हम जानते हैं, आज हम कह सकते हैं कि ये भी सही नहीं था। तो स्पेलनजानी जो है, उन्होंने स्पेलनजानी क्वेश्चनड द डॉक्ट्रिन of a spontaneous generation of life by demonstrating that usual teeny animal quills observed by Leeuwenhoek had no longer appeared spontaneously from the flask of organic matter which has been sealed properly after boiling and even if kept for long time। स्पेलनजानी ने क्वेश्चन किया था इसके, जो यह थ्योरी दिया गया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है नए ऑर्गेनिज्म का, इसको क्वेश्चन किया उन्होंने यह बताया कि यदि हम प्रॉपर किसी फ्लास्क के अंदर प्रॉपरली बॉइल्ड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग मैटर को रखा जाए तो बड़े लंबे समय तक भी रखे जाने के बाद भी उसमें कोई जीव की, किसी तरीके की जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो उन्होंने इसको क्वेश्चन किया और इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को खारिज किया उन्होंने। पास्चर सजेस्टेड दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दैट इज birth of new organism arises only through the continuity of life। पास्चर का मानना था कि कोई भी नया जीवन हमेशा पुराने जीवित ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। उनका मानना था कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड सब्सटेंस से, डिकेइंग मैटर से इस तरीके के नए जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हमेशा एक जीवित ऑर्गेनिज्म ही नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर सकता है। पास्चर का यह मानना था और उन्होंने एक बहुत ही रोचक रिसर्च भी किया था इस बारे में। जैन समाडम proposed pre-formation theory as the basis of inheritance। According to this theory, one of the sex cells contained within it the entire organism in perfect miniature form। समाडम ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को दिया और उनका मानना था कि सेक्स सेल्स के अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म एक छोटा मिनिएचर फॉर्म में होता है, यानी कि पूरा का पूरा इंडिविजुअल सेक्स सेल के अंदर बड़े ही छोटे रूप में मिनिएचर फॉर्म में होता है और इसी से एक नया कंप्लीट एडल्ट जीव का उत्पत्ति होता है। दिस मिनिएचर क्रिएचर व्हेन प्रॉपरली नरिश्ड was supposed to unfold into its preformed adult proportion। The preformation is termed as homunculi, presumed to be seen in human sperm। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया कि उनका मानना था कि जब मिनिएचर फॉर्म में जो सेक्स सेल में जो जीव प्रेजेंट होते हैं उनको जब नरिशमेंट दिया जाता है तो उससे ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। और उनका यह मानना था कि जो सीमेन होते हैं उसके अंदर ही यह मिनिएचर फॉर्म में पूरा का पूरा जीव प्रेजेंट होते हैं। वो एज सच एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कंप्लीट बेबी होता है। तो यह भी अब हम जानते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं होता है, यह भी जो मानना था उनका सही नहीं था। इसके बाद कैस्पर वॉल्फ ही रिप्लेस्ड द आइडिया ऑफ प्रीफॉर्मेशन थ्योरी बाय एपिजेनेसिस थ्योरी। तो कैस्पर वॉल्फ ने प्रीफॉर्मेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और इन्होंने अपना एपिजेनेसिस थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू
epigenesis theory, there is no preformed miniature form of the organism in the eggs. Rather, the fertilized egg develops into a mass of undifferentiated cells, which is gradually transformed into specialized tissue and then into various body organs. तो कैस्पर वॉल्फ ने सबसे पहले तो ये एपिजेनेसिस थ्योरी को खारिज किया और उनका कहना था कि सिर्फ सीमेन या फिर एग से पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति नहीं होता है। यह दोनों एग और स्पर्म दोनों जब आपस में मिलते हैं तब फिर जाकर फर्टिलाइज्ड होने के बाद तब उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है और उसी से कंप्लीट बॉडी और टिश्यूज ऑर्गन्स वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत हद तक उनका जो मानना था आज हम उसी थ्योरी पर चल रहे हैं, उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कैस्पर वॉल्फ ने जो कहा था फर्टिलाइजेशन होता है, उन सारी चीज़ों जो बाद में चलकर सही पाई गई। Charles Darwin, the founder of modern evolutionary theory, led to the idea that overproduction causes a struggle for existence, where only most fit survive, that is survival of fittest, and he gave theory of natural selection. तो चार्ल्स डार्विन ने जो कि मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी के फाउंडर माने जाते हैं, इनका जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो एग्जिस्टेंस के लिए, सरवाइव करने के लिए आपस में स्ट्रगल पॉपुलेशन के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में स्ट्रगल होती है और जो फिट होते हैं वो सरवाइव करते हैं और जो फिट नहीं होते हैं वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो और बाद में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया कि नेचर में नेचर सिलेक्शन करता है। नेचर उस तरीके के इंडिविजुअल्स को जो कि नेचर में रहने के लिए फिट है उनको सेलेक्ट करता है और जो फिट नहीं है, जो कमज़ोर है, वो पॉपुलेशन से धीरे धीरे उस तरीके के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और निकल जाते हैं और जो पॉपुलेशन के अंदर जो फिट होते हैं वह अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो यह डार्विन का मानना था। ही बिलीव दैट वेरी स्मॉल exact but invisible copies of each body organ, gametes or parengenes, were transported by the blood stream to the sex organ. Upon fertilization, gametes of opposite sex unite. During development, all these miniature elements separated out to different parts of the body and constitute a mixture of material and paternal organs and tissue. तो डार्विन का मानना था कि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वह एक छोटा छोटा इनविजिबल स्मॉल कॉपी को ब्लड के थ्रू सेक्स ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करती हैं और ये जो छोटे छोटे कॉपीज़ हैं इन्हें उन्होंने गैम्यूल्स और पांजीन्स का नाम दिया। और यही चीज़ें जो हैं जो मदर से और फादर से आते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो बहुत हद तक कुछ चीज़ें सही भी थी कि फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ चीज़ें मदर फादर दोनों का योगदान होता है, लेकिन ये जो उनका कंसेप्ट था, मानना था कि गैम्यूल्स या पाइंजीन्स होते हैं, हर ऑर्गन का एक छोटा छोटा कॉपीज आता है। तो यह कंसेप्ट जो था यह बाद में जाकर खारिज हो गया। This type of evolution he named as pangenesis and could explain the heritable changes that might lead to origin of new species। इस थ्योरी को जो इन्होंने बोला था इसको pangenesis कहा गया। This theory of pangenesis has been criticized by Wiseman who proposed the theory of germplasm। विजमैन ने pangenesis थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बताया कि यह थ्योरी गलत है और विजमैन ने बाद में जर्मप्लाज्म थ्योरी को दिया, जो कि हम आगे देखेंगे कि जर्मप्लाज्म थ्योरी क्या होता है, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी सही था। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया। और एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है?
An acquired character is a structural change in the body of an organism deviating from normal or arising in the lifetime of an individual due to change in the environment or in the function. तो उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया लेमार्क में। उनका मानना था कि जो जीवन काल में जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, वह चेंजेज ऑफ स्प्रिंग में, प्रोजेनी में भी जाते हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, इसको भी बताया था उन्होंने। एक्वायर्ड कैरेक्टर कुछ स्ट्रक्चरल, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के अंदर इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से या फिर फंक्शन में चेंज होने की वजह से। जैसे फंक्शन में, इन्वायरमेंट में चेंज का कहने का मतलब, उसका एग्जांपल एक तो जिराफ का था कि जो घास वगैरह कम हो, जिराफ के गर्दन के बारे में उन्होंने बताया था कि यदि नीचे जो भी प्लांटेशन थे वो घास वगैरह कम हो गए तो जिराफ ने धीरे धीरे ऊंची पेड़ के पत्तों को खाना शुरू किया, तो इस वजह से उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबे हो गए। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से एडेप्टेशन जो बॉडी के अंदर आते हैं वह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उनका यह मानना था। फंक्शन के बारे में जहाँ तक की बात है, जैसे कि यदि हम एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरीके के बॉडी फंक्शन यदि हम काफ़ी काम करें तो हमारे लेग्स के मसल, बाइसेप्स वगैरह एक्सरसाइज करके डेवलप कर लेते हैं कई सारे लोग। तो इस तरीके के जो एक्वायर्ड कैरेक्टर फंक्शन की वजह से होते हैं, तो वो भी उनका मानना था कि वो आगे के जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ बाद में इसको खारिज कर दिया गया। इसके कई सारे एग्जाम्पल दिए गए कि कोई सिंगर है तो सिंगर का बेटा ज़रूरी नहीं है कि सिंगर ही होगा उसका, वो भी उतना ही सुरीला गाएगा। या फिर काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके भी बच्चे काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो। तो वो चीज़ें ट्रांसमिट नहीं होती हैं। हाँ, अच्छे इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छे जो डॉक्टर इंजीनियर हैं वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे तो फिर वो उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनके द्वारा अर्जित की गई इंटेलेक्ट को वो ट्रांसमिट कर पाए अपने बच्चों के अंदर। अगस्त विस्मन में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, उन्होंने जर्मप्लाज्म थ्योरी दिया था। August Weismann emphasized that multicellular organisms give rise to two types of tissues, somatoplasm and germplasm. उनका मानना था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के टिश्यूज़ उनके अंदर होते हैं, एक तो सोमेटोप्लाज्म और दूसरा जर्मप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्मिक टिश्यू constitute body parts which come to an end at the time of death. उनका मानना था कि जो सोमेटोप्लाज्मिक टिश्यूज़ होते हैं वो बॉडी पार्ट बनाते हैं, हमारे हाथ, पैर, पेट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, ये सारी चीज़ें सोमेटोप्लाज्मिक टिश्यू से बने होते हैं। और जब बॉडी का डेथ होता है, जब इंडिविजुअल का डेथ होता है, तो उसके साथ ही ये जो सोमेटोप्लाज्मिक टिश्यूज़ होते हैं वो भी डिजनरेट कर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। Obviously, changes in somatoplasmic tissues are not hereditary. So, somatoplasmic tissue जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते हैं। Germplasm, on the other hand, was set aside for reproduction, and changes occurring within this can be transmitted to the next generation and termed as germplasm theory of heredity. उनका मानना था कि जो जर्मप्लाज्म है वह रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ये जो जर्मप्लाज्म के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। और जर्मप्लाज्म जो है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने हेरिडिटरी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसे ही बाद में जर्मप्लाज्म थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बोला गया। इसके बाद ह्यूगो ड्यूब्रिस ने म्यूटेशन थ्योरी दिया और बताया कि जो म्यूटेशंस है या सडन चेंजेस इन द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी प्रोवाइड न्यू कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिलेक्शन। तो हेरिडिटरी की वजह से
नए चेंजेज हेरिडिटरी मटेरियल में चेंजेस आते हैं, नई तरीके के चेंजेज आते हैं म्यूटेशंस के बारे में, जिससे कि हमें सिलेक्शन करने का मौका मिलता है उन चेंजेस की वजह से। यदि वह चेंज इम्पॉर्टेंट है नेचर में, उस तरीके के इंडिविजुअल इजीली सरवाइव कर सकते हैं, एडवांटेजियस है म्यूटेशन, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि वह म्यूटेशन हार्मफुल है, एडवांटेजियस नहीं है, तो वो उस तरीके के इंडिविजुअल्स जो है वह पॉपुलेशन से धीरे धीरे नेचर के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। All these views conclude that the inheritance was blending, that is biological information from the two parents is mixed into progeny. So ये सारे कार्य किए गए कि आखिर किस तरीके से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और बाद में लास्ट में कंक्लूजन यही निकला जो एक्सेप्ट किया गया कि जो इनहेरिटेंस होता है वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि फादर और मदर दोनों से हेरिडिटरी मटेरियल जाते हैं, और इस वजह से प्रोजेनी के अंदर दोनों के कैरेक्टर भी मिलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स स्टार्टेड विद वर्क ऑफ ग्रेगर जोहान मेंडल। His work on the pea plants published in 1866 described what came to be known as Mendelian inheritance. तो जो जेनेटिक्स का फॉर्मल वर्क है वो मेंडल के द्वारा शुरू किया गया था। उनका मटर के ऊपर जो कार्य है वह काफ़ी चर्चित रहा। 1866 में उसे पब्लिश किया गया था, और उनके जो कार्य किए गए थे उनको बाद में मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त की उनके कार्य ने। In the century before and for several decades after Mendel works, a wide variety of theories of heredity proliferated. मेंडल के वर्क से काफ़ी पहले तक और उनके वर्क होने के काफ़ी बाद तक भी यह जो टॉपिक था, यह जो हेरिडिटी था, यह काफ़ी बजिंग टॉपिक था। काफ़ी लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट वर्कर के बीच में, रिसर्च वर्कर के बीच में यह एक कौतूहल का विषय था कि इसके बारे में जानने की उत्सुकता लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा था। सो उनके वर्क से पहले भी हमने जैसा डिस्कस किया कि काफ़ी सारे वर्क किए गए कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, और उनके वर्क होने के बाद भी कई दशकों तक कार्य होता रहा। लोग नई नई जानकारियाँ देते रहे। इवन मेंडल के कार्य के पब्लिश होने के बाद, उनके डेथ होने के बाद भी उनके बातों को माना नहीं गया, उनके रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो तो बाद में कुछ लोगों ने उनके रिडिस्कवरी की गई मेंडल्स के वर्क की। तो कार्य लगातार चल रहे थे। यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। काफ़ी उत्सुक लोग, साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इस पर काम कर रहे थे उत्सुकता के साथ। इन 1900 marked the rediscovery of Mendel by Hugo de Vries, Correns and Chermak. And by 1915, the basic principle of Mendelian genetics had been applied to a wide variety of organisms, most notably the fruit fly Drosophila melanogaster. तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लोगों काफ़ी सारे साइंटिस्ट हेरिडिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर काफ़ी काम कर रहे थे। उन्होंने मेंडल्स के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में 1900 में ह्यूगो डे व्रीज, कॉरेंस एंड चेरमैक, इन लोगों ने इस चीज़ को रीडिस्कवर किया, और इनके मेहनत के बाद इस मेंडल का जो वर्क था उसको एक एक्सेप्टेंस मिला, स्वीकार किया लोगों ने कि नहीं है ना, जो मेंडल ने कहा था वह सही था। और 1900 में यह डिस्कवर किया गया, और 1915 तक तो उनके जो कार्य किए गए थे उनको कई सारे ऑर्गेनिज्म पे उन कार्यों को फिर से दोहराया गया, और पाया गया कि नहीं, उनका जो कहना था वो सही था। और मुख्यतः जो उनका कार्य किया गया था, फिर से जो वैलिडिटी जिन ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए वैलिडेट किया गया था उनके कार्य को, उसमें ड्रोसोफिला का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ड्रोसोफिला पर काफ़ी उनके जो वर्क थे उन सारी चीज़ों को फिर से किया गया, और पाया गया नहीं, जो मेंडल ने बोला था वो सारी चीज़ें सही थी। With the basic pattern of genetic inheritance established, many biologists turned to investigation of the physical nature of the gene.
अब यहाँ तक मेंडल के कार्य के बाद ये चीज़ तो पता लग गया कि हाँ इस तरीके से ट्रांसमिट होता है, लेकिन अभी भी यहाँ नहीं मालूम था कि आखिर उसका नेचर क्या है, फिजिकल नेचर जो ट्रांसमिट होता है वह चीज़ क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, वह दिखता कैसा है, वह शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाता है। अब लोगों की उत्सुकता फिजिकल नेचर, उस चीज़ कि फिजिकल नेचर जो ट्रांसमिट होता है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, उसकी फिजिकल नेचर के ऊपर लोगों ने कार्य करना शुरू किया। इन दी 1940s एंड अर्ली 50s एक्सपेरिमेंट्स पॉइंटेड टू डीएनए एज द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट हेल्ड जीन। 1940 से 1950 के बीच में लोगों ने कुछ ऐसा बताया कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ पाया जाता है जो कि जीन को अपने अंदर रखता है। उनका ये भी मानना था, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आ रही थी कि हाँ डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर नहीं मालूम था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, लेकिन 1940 से और 50 के बीच में यह था कि डीएनए में, क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं, और ये जो डीएनए होते हैं हो ना हो, जो जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वह उन डीएनए में ही मिलते हैं। ए फोकस ऑन न्यू मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया along with the discovery of the double helical structure of DNA in 1953 by Watson and Crick marked the transition of the era of molecular genetics। अब 1953 के आसपास दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, इनके रिसर्च के जरिए यह पता लगा कि क्रोमोसोम में जिस जो माना जा रहा था कि क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं और डीएनए में ही कहीं ना कहीं जीन छुपा होता है, तो वह जो डीएनए है उसकी संरचना किस तरीके की है, यह वाटसन एंड क्रिक के रिसर्च के बाद पता लगा कि यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वह डबल हेलिकल है, और यहाँ से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक इरा की शुरुआत हो गई। लोगों ने अब डीएनए के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया अपने कार्य में। इन द फॉलोइंग ईयर्स केमिस्ट डेवलप्ड टेक्निक्स फॉर सीक्वेंसिंग बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स while others worked out the relationship between the two forms of biological molecules, the genetic code। अब जो केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने कुछ टेक्निक्स पर काम करना शुरू किया जिससे न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, डीएनए आरएनए, उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग पर अपने कार्य को बढ़ा दिया। और बाद में ये जो प्रोटीन है और जो डीएनए है, इनके सीक्वेंस में क्या समानताएं हैं, किस तरीके से क्या प्रोटीन डीएनए को के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से डीएनए का सीक्वेंस होता है, या फिर डीएनए के सीक्वेंस की वजह से प्रोटीन का सीक्वेंस होता है। इस तरफ इस बारे में लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। तो अब डीएनए और प्रोटीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्य होना शुरू हो गया था। द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन became a central issue in the 1960s. By the 1970s, gene expression could be controlled and manipulated through genetic engineering। अब लगभग 1960 के आसपास जीन एक्सप्रेशन और किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, यह एक सेंट्रल इशू हो चुका था। जो रिसर्चर थे, वर्कर थे, वह जीन किस तरीके से रेगुलेट होता है, कब अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, कब घटाता है, किस तरीके से ऑन होता है, किस तरीके से ऑफ होता है, इस बारे में कार्य काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे। लोग इस तरफ कार्य करना शुरू कर दिया था। बाय द 1970s जीन एक्सप्रेशन कुड बी कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1960 में एक्सप्रेशन के बारे में कार्य हो रहा था कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होते हैं, कैसे घटते हैं, बढ़ते हैं। और 1970 आते आते 1970 में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की टेक्निक रिसर्चर के पास आ चुकी थी। उन्हें बहुत हद तक पता लग चुका था कि जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से घटता है, बढ़ता है, किस तरीके से यह मैकेनिज्म कार्य करता है। उन लोगों ने काफ़ी कुछ पता कर लिया था।
In the last decades of the 20th century, many biologists focus on large-scale genetic project sequencing entire genomes. 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में साइंटिस्टों ने जो भी मेजर ऑर्गेनिज्म थे उनकी सीक्वेंसिंग, कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग उन लोगों ने कर लिया था। तो इस तरीके से कार्य जेनेटिक में जो ये महत्वपूर्ण कार्य थे, अभी इस लेक्चर में मैंने जो महत्वपूर्ण रिसर्चर थे उनके बारे में चर्चा किया। आगे मैं वर्ष क्रोनोलॉजिकली मैं डिस्कस करूंगा कि किस ईयर क्या कार्य किए गए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार आप हमें कमेंट भेजते रहे ताकि हम नए टॉपिक्स को चूज कर पाए कि कौन सा टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए। और इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कंप्लीट पॉपुलेशन जेनेटिक्स का कंप्लीट लेक्चर मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे चैनल को विज़िट करके इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं। आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन को एक्सेस करने के बाद आपको टॉपिक वाइज लिंक मिल जाएंगे सभी लेक्चर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।